हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोक में स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जैसे कि कल हमने बात करी थी आपकी पहली यूनिट के बारे में जो कि थी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वैसे ही अपनी अगली यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। तो देखिए, अगर आपके भी एग्जाम्स है अभी और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, चाहिए इंग्लिश हो या दूसरे भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, गणित हो गया, हिंदी हो गए और भी जितने सारे भी आपके सब्जेक्ट्स है, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाइए और वहां स्कैनर पे अपना पेमेंट कर दीजिए और बहुत ही थोड़े पैसों में आपको सारे नोट्स वहां उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जो कि कंप्लीट मटेरियल आपकी एग्जाम के लिए उनके बाहर लगभग कुछ भी नहीं जाएगा और इतना ही आपका मटेरियल होता है जो कि सारा उनमें कवर किया गया है। तो देखिए, आज की हमारी यूनिट के बारे में बात करते हैं जो कि है रीडिंग। सो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज रीडिंग, कि रीडिंग है क्या। एक्चुअली रीडिंग इज वन ऑफ द स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। देखिए, किसी भी जो कोई भी भाषा होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसकी चार बेसिक स्किल्स होती है जो कि होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो उन्हीं में से एक स्किल है क्या, अपनी रीडिंग। तो रीडिंग करती क्या है, इट ओपन्स द ट्रेजर, ट्रेजर बोलते हैं खजाने को, हिडन इन द लिटरेचर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो किसी भी लैंग्वेज का जो खजाना होता है, किस चीज का, उसके साहित्य का जो खजाना होता है, उसको खोलने का काम क्या करती है, रीडिंग। वहीं बात करें फ्रांसिस बेकन के शब्दों में, तो उन्होंने लिखा है कि रीडिंग मेक्स ए कंप्लीट मैन। तो रीडिंग जो है व्यक्ति को संपूर्ण करती है, इसलिए रीडिंग एक बहुत ही जरूरी स्किल है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से क्या तात्पर्य है। तो एडवर्टाइजमेंट आपको पता होगा, टीवी में भी एड्स आते हैं, आपके जो समाचार पत्र हैं उनमें भी एड्स आते हैं, न्यूज वगैरह में। तो उन्हीं के बारे में है। तो एडवर्टाइजमेंट आर मोस्टली रिलेटेड टू बिजनेस, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं वो ज्यादातर किए जाते हैं बिजनेस प्रोडक्ट्स के, वो किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट्स एंड देयर सेल। However, they are also meant for vacancies और requirement। जैसे कि आपके कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट जो होता है उस गवर्नमेंट जॉब का, वो न्यूज में छपवा दिया जाता है, तो उनके काम भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अगला हमारा सवाल है, वो है व्हाट इज मेन्यू, कि मेन्यू क्या है। तो देखिए, आप गए होंगे कभी भी रेस्टोरेंट में गए होंगे, होटल में गए होंगे या बाहर आपने कहीं भी खाना खाया होगा, तो वहां पर आपको मेन्यू दिया जाता है। तो मेन्यू क्या है, ए मेन्यू इज अ प्रिंटेड मटेरियल। मेन्यू क्या है, एक प्रिंटेड मटेरियल है, किस चीज का, हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फूड, ड्रिंक्स, स्नैक्स इटीसी टू बी सर्व इन द होटल और रेस्टोरेंट। तो कहां पर होटल या रेस्टोरेंट में किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, उनमें उनमें होती है कि वहां पर कौन सा खाना मिल रहा है, कौन सी ड्रिंक्स मिल रही है, उसके अलावा स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह जो हो गए, उन सब के रेट्स उसमें लिखे हुए होते हैं, तो वो होती है मेन्यू। अगला हमारा जो सवाल है वो है व्हाट डज ए टाइम टेबल शो, कि टाइम टेबल हमें क्या बताता है। टाइम टेबल हमें क्या बताता है, देखिए इसका आंसर होगा इट शोज इवेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम दे टेक प्लेस। क्या होता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अरेंज किया जाता है टाइम को, कि कौन से टाइम पर क्या चीज होने वाली, ये होता है आपका एक टाइम टेबल। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मोबाइल मैसेजेस, कि मोबाइल जो मैसेजेस होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। देखिए इसका आंसर होगा, सबसे पहला है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जिसको अपन लोग बोलते हैं एसएमएस। नॉर्मल आप फोन से जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं वो एक एसएमएस होता है। वहीं एक होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसको बोलते हैं एमएमएस। तो ये दो टाइप होते हैं जिसके अंतर्गत आप वीडियो या फोटो भी लगा सकते हैं, उसे एमएमएस कहा जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ईमेल, की ईमेल क्या है। तो देखिए, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल मतलब वही संदेश हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। इट इज द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू सेंड मेल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये क्या है, सबसे फास्ट तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है, किस चीज के लिए, कोई भी मेल भेजना में या मैसेज भेजना है पूरी दुनिया में, उसके लिए सबसे फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट तरीका है क्या, एक ईमेल। तो ये हो गई आपकी ईमेल। देखिए अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय नोटिस, कि नोटिस से क्या तात्पर्य है। नोटिस मीन्स ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। क्या है नोटिस, क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है जो रिटन या फिर प्रिंटेड ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन अ बोर्ड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन। किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में इसको प्रिंट किया जाता है और इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। देखिए नोटिस ना सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में होते हैं, बल्कि अगर आप स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ते हैं तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है, उसी को एक नोटिस कहा जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन,
कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो क्या है, इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन एग्रीमेंट विच इज टू बी साइंड बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये होती है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का जो बॉस है उसके साथ में आपका एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं और बताए जाते हैं आपका क्या क्या काम होगा। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो काम आता है वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज अ पोस्टर। पोस्टर क्या है, देखिए पोस्टर क्या है, पोस्टर इज अ प्रिंटेड पिक्चर और आर्ट वर्क। तो देखिए इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह ज्यादा यूज नहीं करे जाते हैं पोस्टर में। पोस्टर में मेनली होती है एक तो पिक्चर होती है, या फिर हो सकती है आपका कोई भी आर्ट वर्क जो कि हाथों से बनाया हुआ है कुछ भी, सो वो होता है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, इसको मेनली यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसमें एक मैसेज होता है जो लोगों तक आपको पहुंचाना होता है। आपने न्यूज वगैरह में बहुत बार देखे होंगे पोस्टर्स। अगला है व्हाट इज अ सर्कुलर, कि सर्कुलर क्या है। सर्कुलर इज अ काइंड ऑफ लेटर, इसको आप लोग पर्चा भी कह सकते हैं। तो सर्कुलर एक लेटर का एक प्रकार है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटा जाता है टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट कम्स बैक एट द स्टार्टिंग प्लेस। किसी भी जगह पे लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलर का प्रयोग किया जाता है। इट इज ए काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैजुअली प्रिंटेड ऑन अ पेज और इन ए लीफलेट इंटेंडेड फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीफलेट का अर्थ होता है एक पत्रक, जिसका इंटेंट, जिसका इरादा क्या होता है, फॉर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोगों को तक पहुंचाने के लिए सर्कुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, पहले क्रांतियां होती थी तो उन सब में सर्कुलर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए लेटर टू कलेक्टर टू स्टॉप द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि आपके जो क्षेत्र है उसमें लाउड स्पीकर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उनको रोकने के लिए आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। तो ये आपके लेटर का एक फॉर्मेट होगा, लेटर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है द कलेक्टर, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को आप लिख रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ जयपुर के कलेक्टर को, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में आपको लिखनी होगी डेट, जैसे कि अभी जो डेट मान लीजिए, आज डेट जो है वो है 18 जनवरी 2024, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 18 जनवरी 2024। जिस दिन आपका एग्जाम होगा 22 जनवरी को, आप लिखेंगे 22 जनवरी 2024। फिर आपको यहाँ से अपना लेटर शुरू करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सर या मैडम, जो भी आपका कलेक्टर है, अगर मान लीजिए मेल है तो सर लिखेंगे, फीमेल है तो मैम लिखेंगे। फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे लेटर में जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसको। जैसे कि मुझे लाउड स्पीकर्स को बंद करवाने के लिए लिखवाना है, तो मैं लिखूंगा These are the examination days and there is an official ban on the use of loudspeakers, कि महोदय ये वक्त जो है वो एग्जामिनेशन पीरियड का है, इस वक्त एग्जाम चल रही है बच्चों की, और ऑफिशियल तौर पर जो है बैन लगाया जा चुका है लाउड स्पीकर्स के यूज पर। बट इन आवर लोकेलिटी, लेकिन हमारे क्षेत्र में, देर इज अ फ्रिक्वेंट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन मैरिजेज एंड प्लेसेज ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थानों और जो मैरिजेज हो रही, जो शादियां हो रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर्स का। इट डिस्टर्ब्स इन स्टडीज, ये हमारी जो स्टडी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। काइंडली इंस्ट्रक्ट द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन हियर टू पुट ए स्टॉप ऑन द यूज ऑफ दीज लाउड स्पीकर्स, कृपया आप जो है नजदीकी जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसको इंस्ट्रक्ट कीजिए, उसको निर्देश दीजिए कि वो आए और हमारे एरिया में आकर के लाउड स्पीकर्स को बंद करवा के जाए। इट वुड हेल्प अस टू अचीव बेटर रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन, इससे क्या होगा कि हमारा जो एग्जाम होगा उसमें हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर हम लिखेंगे विथ रिगार्ड्स योर फेथफुली, और उसके बाद में आपको लिखना है अपना नाम, और उसके बाद में आपको अपना एड्रेस लिख देना कि आप कहाँ से जो है इस लेटर को टाइप कर रहे हैं, क्योंकि बैन जहां पर करवाना उस जगह का आप नाम तो मेंशन करेंगे ही। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ स्कीम नंबर 1 जयपुर से, और साथ में अपना नाम। तो ये फॉर्मेट हो गया लेटर का। एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसे लिखना है, जैसे मैं कलेक्टर को लिख रहा हूँ। फिर कहाँ के कलेक्टर को लिख रहे हैं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, फिर आपको ग्रीटिंग लिखनी है सर या मैम। उसके बाद में आपको सारी डिस्क्रिप्शन देनी है अपने लेटर की, और जब एंड होगा तब आपको लिखना होगा, एक सेकंड, तब आपको लिखना होगा विथ रिगार्ड्स योर फेथफुली। उसके बाद में आपका नाम और एड्रेस जहां से आप लेटर लिख रहे हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवानी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एसे
ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके उस पर आपको एक लिखना है एसे, एसे यानी निबंध लिखना आपको। ये आपने बहुत पहले भी लिखा होगा अपने स्कूल टाइम में, उसी से ये रिलेटेड है। तो हम इसका फॉर्मेट होगा कि इसकी में टोटल आपको आपका जो डिस्क्रिप्शन देनी है अपने जो भी ऐसे लिख रहे हैं उसकी। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वी केम अक्रॉस मेनी इंटेंसेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा लिंग के आधार पर भेदभाव को देखते हैं। सम डेज अगो आई वेंट टू आवर रिलेटिव्स, कि कुछ दिनों पहले, अब आप अपनी एक सिचुएशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ गया था। देयर आई सो दैट दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सन एंड द डॉटर, कि वहां पर मैंने देखा कि वो लोग अपने बेटे और बेटी में बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं। क्या भेदभाव कर रहे हैं? दे प्रोवाइडेड द सन मेनी फैसिलिटीज डिनाइड टू द डॉटर। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को तो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वहीं अपनी बेटी को मना कर रहे हैं सारी सुविधाएं देने से। The son was getting higher education while the daughter was being taught about household works. जहां लड़के को हायर एजुकेशन, अच्छी अच्छी बड़ी शिक्षाएं दी जा रही है, अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजा जा रहा है, वहीं पर जो लड़की है उसको घरेलू काम सिखाए जा रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन, यहाँ तक कि उसे जो है घर से बाहर भी अलोन, अकेले निकलने नहीं दिया जाता था। इवन एट द टाइम ऑफ डिनर, यहाँ तक कि जब हम लोग रात का खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, द चॉइस ऑफ द सन वॉज गिवन प्रायोरिटी, लड़के को जो भी पसंद था उसको प्रायोरिटी, उसको प्राथमिकता दी जा रही थी, जबकि लड़की की बात नहीं सुनी जा रही थी। लड़की तो जो लड़के की प्रायोरिटी है उसी में से वो खा ले, लड़की की पसंद का कुछ भी नहीं बनाया जाता था, लड़के की पसंद को प्रेफर किया जा रहा था। आई डिड नॉट लाइक ऑल दिस, मुझे ये सब पसंद नहीं आया। आई आस्क्ड देम दैट दे शुड टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द डॉटर एज वेल टू, आफ्टर ऑल शी वॉज ऑल्सो ह्यूमन बींग। मैंने उन्हें समझाया कि हमें जो है, जो लड़की है उसकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बींग है, वो भी एक प्राणी है, वो भी एक इंसान है। इफ शी वॉज सप्रेस्ड एवरीवेयर, अगर उसे सभी जगह दबाया जाएगा तो कैसा रहेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। शी ऑल्सो हैड ए राइट टू लिव, उसे भी जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लिव। I told them that today the girls are getting great achievements. मैंने उन्हें समझाया और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि आज के जमाने में लड़कियां भी कितनी ज्यादा तरक्की कर रही है। Then why not she, तब वो क्यों नहीं कर सकती? So for the sake of her happiness and her future they got ready to send her to the school. So मेरे समझाने के बाद में फॉर द सेक ऑफ हर हैप्पीनेस, उसकी खुशी और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए वो लोग राजी हो गए। किस लिए? कि वो अपनी लड़की को भी कहाँ भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है एक ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मेनली ऐसे ही कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि ईमेल टू योर यंगर ब्रदर कंसोलिंग हिम ऑन हिज फ्यूचर इन द एग्जामिनेशन बाय फ्यू मार्क्स, ईमेल योर लेटर एट, यहाँ पर आपको जो है मेल मेंशन करी जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे चैनल का जो ऑफिशियल मेल है उसको मेंशन किया है, ऐसे आपके भी एग्जाम में मेंशन आएगी, और नहीं आए तो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी मेल आईडी है वो लिख सकते हैं। तो देखिए इसका क्या फॉर्मेट होगा, जब जैसे आप मेल खोलेंगे, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा मैं आइडिया देता हूँ कि आप अपने फोन की जो जीमेल है वहां पर एक मेल टाइप करके देखेंगे तो उसमें आपको और भी ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो देखिए इसका क्या फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा टू किसको, जो भी आप मेल टाइप कर रहे हैं उसको, जो मेल होगी मेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में सीसी और बीसीसी होगा। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंसोलेशन एट द फेलियर, कि हम लोग सांत्वना दे रहे हैं अपने छोटे भाई को कि वो थोड़े से नंबरों से एग्जाम में रह गया। सो अपन यहाँ पर लिखेंगे डियर लोकेंद्र, जैसे मेरे भाई का नाम अगर लोकेंद्र है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डियर लोकेंद्र, आई एम वेरी सैड टू हियर दैट यू हैव फेल्ड इन योर सीनियर एग्जाम बाय अ फ्यू मार्क्स, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम जो है अपनी एग्जाम में बहुत कुछ नंबरों से, बहुत थोड़े नंबरों से फेल हो गए, बट हैव पेशेंस एंड ट्राई हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन नेक्स्ट ईयर। तो हम क्या कह रहे हैं कि लेकिन आपको जो है थोड़ा धीरज रखना चाहिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम अगले साल जो है अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ। आई विश यू द बेस्ट नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा विशेष देता हूँ। उसके बाद में आप लिख देंगे योर ब्रदर तिलक। तो ऐसे ही सेम अगर आप अपने पापा को भी लिखते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे योर सन, और उसके बाद में अपना नाम, लास्ट में आपको अपना नाम जरूर से मेंशन करना है। और ये जो फॉर्मेट है टू
सीसी और बीसीसी ये आपको जरूर से लिखना होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट और ये सारा फॉर्मेट ऐसे कैसे रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है राइट एन एसे ऑन चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान। देखिए ये आपने अच्छे से देखी होगी, ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ, तो चाइल्ड मैरिज हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले आपने हेडलाइन डाल दी आपकी जो भी चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान, तो बाल विवाह के ऊपर। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चाइल्ड मैरिज डिप्राइव्स द चिल्ड्रन ऑफ देयर डेवलपमेंट। देखिए डिप्राइव्स का मतलब होता है वंचित करना, तो चाइल्ड मैरिज क्या होती है, बच्चों को उनके विकास से वंचित करती है। द बैकवर्ड पेरेंट्स स्नेच अवे द राइट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर ऑकवर्ड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो माता पिता होते हैं, जो बैकवर्ड क्लास के माता पिता होते हैं, जो पिछड़ी हुई सोच के माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, स्नेच करते हैं। स्नेच नहीं होता छीनना, आपने सुना होगा फोन स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग, तो उसी प्रकार से स्नेच छीनते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के अधिकारों का हनन करते हैं। किस लिए, टू फुलफिल देयर ऑकवर्ड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कस्टम्स का अर्थ होता है रिवाज, एंड ट्रेडिशन यानी परंपराएं। जो उनकी पिछड़ी हुई, जो समाज की जो पिछड़ी परंपराएं चल रही है बाल विवाह की, उनको उन लोगों को फुलफिल करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए वो अपने बच्चों का जो भविष्य होता है उनको उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे छीन लेते हैं। इन रियलिटी, वास्तविकता में चाइल्ड मैरिज इज अ कर्स टू प्रोग्रेसिव पीपल। चाइल्ड मैरिज क्या है, एक श्राप है उन लोगों के लिए जो कि प्रोग्रेस करने में विश्वास रखते हैं। देयर आर मेनी बैकवर्ड पीपल इन several villages of Rajasthan who follow the old customs and tradition like child marriage। हमारे राजस्थान में बहुत जगह ऐसी है जहां पर बहुत सारे पिछड़े हुए गांव हैं जहां पर लोग आज भी इस चाइल्ड मैरिज को फॉलो करते हैं। इस जो एक समाज पर श्राप है इसको फॉलो करते हैं। द बैकवर्ड पीपल टाई देयर चिल्ड्रन इनटू वेडलॉक। वेडलॉक यानी होता है शादी के बंधन में बांध देते हैं। टेकिंग देम इन देयर लैप्स, और उन्हें शादी के बंधन में बांध देते हैं बहुत छोटी उम्र में। द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन आर मैरिड व्हेन दे डू नॉट नो द एबीसी ऑफ मैरिज। बच्चे जब मैरिज की एबीसीडी भी नहीं समझते उस वक्त ही उनकी शादी कर दी जाती है। मैरिज इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरी यंग मैन एंड वुमेन बट दे शुड वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए जो शादी है वो आजकल के जो भी यंग मैन और वुमेन हैं, जवान बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी बेसिक नीड है, लेकिन उनको राइट टाइम का वेट करना चाहिए। ये और ये बात माता पिता को भी समझना चाहिए। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिज इज ए सोशल क्राइम, और सरकार ने भी जो है चाइल्ड मैरिज को एक क्राइम घोषित कर रखा है, सामाजिक रूप से एक अपराध है। इट शुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल एंड ए सोशल सिन बाय लॉ। इसको जो है सोशल सिन घोषित कर देना चाहिए, सामाजिक पाप घोषित कर देना चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स शुड टेक सीरियस स्टेप्स अगेंस्ट द सोशल इवल। रिफॉर्म्स बोलते हैं जो लोग समाज के समाज सुधारकों को कह दीजिए आप, सोशल रिफॉर्म समाज सुधारक, उनको भी जो है इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, और अच्छे अच्छे इनके खिलाफ जो है लेकर के आने चाहिए कि ये इसको खत्म किया जा सके। आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इरिडिकेट दिस सोशल इविल। इरिडिकेट का अर्थ होता है उन्मूलन करना। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि ये जो सोशल इविल है, ये जो सोशल पाप है, इसको जल्दी से जल्दी इसका उन्मूलन किया जा सके, समाप्त किया जा सके। शारदा एक्ट हैज बीन मेड टू निप दिस इविल। शारदा एक्ट आपने सुना ही होगा, 1829 का एक्ट, जिसमें शादी की उम्र डिसाइड की गई थी। वैसे ही और भी हमें लॉ लाने चाहिए ताकि जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका जा सके। गवर्नमेंट कैन मेक लॉ अगेंस्ट द सोशल इविल बट आवर मोरल सपोर्ट इज ऑल्सो एसेंशियल टू गेट रिड ऑफ दिस इनह्यूमन कस्टम्स। एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक। तो देखिए गवर्नमेंट तो लॉ बनाएगी जो बनाएगी, उसके साथ में हमें भी अपना नैतिक सपोर्ट जाहिर करना चाहिए ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए। हमारा यहाँ आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, राइट ए लेटर टू द अथॉरिटी अगेंस्ट नॉइस पोल्यूशन इन योर एरिया। ये वही आ गया जो ऊपर लाउड स्पीकर्स का था, उसी प्रकार से जो ध्वनि प्रदूषण आपके एरिया में है उसको लिए आपको अपने अथॉरिटीज जो होंगी उनको लेटर लिखना है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेट होगा सेम। सबसे पहले आपको लिखना होगा द कलेक्टर, और मान लीजिए अलवर के हैं तो द कलेक्टर अलवर। उसके बाद में आप यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे सर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द नॉइस पोल्यूशन कॉज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। सर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स का यूज हो रहा है। It is the time when all the students are busy day and night preparing for the coming examination on the board and universities। ये वो वक्त है जब सारे बच्चे लगे हुए हैं बिल्कुल बिजी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में। Their success depends much on the proper use of their time and the concentration of their minds।
इस वक्त जो है उनके एग्जाम्स है और उनका जो भविष्य है वो डिपेंड करता है प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ देयर माइंड। अगर लाउड स्पीकर्स होगा तो बच्चे अपना दिमाग पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, पूरा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। इट इज रिग्रेटेबल, इस ये पछतावे लायक चीज है दैट मेजोरिटी ऑफ सिटीजंस एंजॉय फुल लिबर्टी टू यूज लाउड स्पीकर्स एट द हाईएस्ट पिच टू सेलिब्रेट एवरी ओकेजन। और ये बहुत ही ऐसे नहीं बात है कि यहाँ के जो सिटीजन्स नागरिक है वो फुल आवाज में अपने स्पीकर्स को बजा रहे हैं। द रिजल्ट इज दैट वी आर अनएबल टू मेक प्रिपरेशन इन ए राइट वे, और इसके कारण हम लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू बैन द यूज ऑफ नॉइस पोल्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एग्जामिनेशन पीरियड में जो है इनको बैन करने की कोशिश करें। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपने डेट यहाँ नहीं लिखी है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, डेटेड मार्च 11 2024, जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा, जो भी डेट होगी वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आप लिख देंगे योर्स फेथफुली और उसके बाद में लास्ट में आप लिखेंगे अपना नाम। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आगे भी नेक्स्ट अपनी सारी क्लासेज ऐसे ही रहने वाली है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं आपको ये पीडीएफ मिले तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत थोड़े ही पैसे में आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं और कंप्लीट कोर्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।